प्यारे विद्यार्थियों, आपकी YouTube चैनल प्यासी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जाऊंगी, जिनमें से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तीसरा है, हरित लवक की संरचना का वर्णन कीजिए। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका का चित्र बनाइए। इनके केवल चित्र भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। छठवां है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। सातवां है, गुणसूत्र क्या है, इसकी संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, हम पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर क्या है, कोशिका सिद्धांत का इतिहास। पहले हम कोशिका सिद्धांत का इतिहास लिख देंगे, फिर सिद्धांत, इसकी कुछ टिप्पणियां दी गई हैं, फिर वो बताऊंगी। पहला है कोशिका सिद्धांत का इतिहास। तो सर्वप्रथम मैथियास स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने 1838 में बड़ी संख्या में पादप ऊतकों का निरीक्षण किया और यह पाया कि वे सभी एक अथवा अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं। उसी समय 1839 में थियोडोर स्वान ने विविध प्रकार की जंतु कोशिकाओं का निरीक्षण किया। इन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम कोशिका सिद्धांत लिख देंगे। इतिहास में आपको दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? पहले वैज्ञानिक है मैथियास स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक है थियोडोर स्वान, और इनके सन भी आगे पीछे हैं, वो भी याद हो जाएंगे। मतलब इतिहास में आपको दो वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं। अब सिद्धांत क्या कह रहा है? सभी जीवों के शरीर कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी सजीवों की क्रियाएं उनकी कोशिका की क्रियाओं का परिणाम है। अब इस सिद्धांत की कुछ टिप्पणियां दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। पहला है, सभी जीवधारी एक या अधिक कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं। पहला, सभी जीवधारी क्या होते हैं? एक या अधिक कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। दूसरा है, नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। मतलब नई कोशिका की उत्पत्ति कैसी होती है? पहले की कोशिकाओं के विभाजन से होती है। तीसरा पॉइंट है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं, उनमें पाई जाने वाली जैव क्रियाएं भी समान होती हैं। मतलब संरचना की दृष्टि से सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक समान दिखाई देती हैं, और उनमें जो जैविक क्रियाएं होती हैं वह भी कैसी होती हैं? एक समान होती हैं। चौथा क्या है, जीवों में पाई जाने वाली जैविक गतिविधियां कोशिकाओं की क्रियाशीलता एवं इनके अंतर संबंधों के कारण होती है। पांचवा, कोशिका को एक आनुवांशिक इकाई कहते हैं क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। पांचवा क्या है, कोशिका को आनुवांशिक इकाई भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्या है, वे कोशिकाएं जिसमें आरंभी अविकसित केंद्रक होता है या केंद्रक का अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। मतलब कभी कभी केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन वो कैसा होता है? अविकसित, या तो केंद्रक का पूर्ण रूप से अभाव होता है। अब दूसरा है, यूकैरियोटिक कोशिका, वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा रहता है? पूर्ण रूप से विकसित रहता है। अब दूसरा अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सभी सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, विषाणु आदि में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, विषाणु आदि में पाई जाती हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती हैं, अर्थात उच्च श्रेणी के जीवों में पाई जाती है। उच्च श्रेणी के जीव कैसे होंगे? पेड़ पौधे, मानव, जानवर आदि।
तीसरा अंतर हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि का अभाव होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी कोशिकांग मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं पूर्ण रूप से पाई जाएंगी। अब चौथा अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन जीवद्रव्य कला में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन कहाँ होता है? जीवद्रव्य कला में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पांचवा अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। छठा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। सातवां अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है। आठवां अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। नौवां अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित लवक क्या है? हरित लवक की संरचना बताइए। तो हरित लवक को जानने से पहले आप लवक को जानें कि लवक क्या है। लवक सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं सभी में लवक पाए जाते हैं। लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। और लवक नाम किसने दिया था? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। अब पादप कोशिका में 3 प्रकार के लवक होते हैं। कितने प्रकार के लवक होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है आवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। अब हम जान लेते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं। इनमें हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इनके कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से पत्तियों, कोमल तनों व अपरिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पौधों की मुलायम पत्तियों, कोमल पत्तियों में, अपरिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में। अपरिपक्व फल यानी कच्चे फलों की बाह्य त्वचा में। अब क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये याद रखने योग्य बात है कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हम देख लेते हैं हरित लवक की संरचना। प्रत्येक हरित लवक अर्धपारगम्य व दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह प्लाज्मा झिल्ली के समान लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये देखिए हरित लवक की संरचना में क्या दिया गया है। ये जो झिल्ली आपको दिख रही है वो किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। इसके अंदर प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक के अंदर प्रोटीन से बना एक पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में अनेक एंजाइम, राइबोसोम, स्टार्च और डीएनए पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में पाई जाने वाली झिल्लीनुमा चपटी पुटिकाओं को थैलेकॉइड कहते हैं। ये देखिए स्ट्रोमा के अंदर ये चपटी चपटी जो पुटिकाएं दिख रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड्स कहते हैं। ये एक दूसरे पर एकत्र होकर सिक्कों के समान ढेरी बनाते हैं। इसी ढेरी जैसी संरचना को ग्रेनम कहा जाता है। ये देखिए ढेरी जैसी संरचना बना ली एकत्र होकर, इसे हम क्या कहेंगे? ग्रेनम कहते हैं। हरित लवक में ग्रेनम की संख्या 40 से 100 तक हो सकती है। प्रत्येक ग्रेनम स्ट्रोमा लैमेली द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब ये जो प्रत्येक ग्रेनम है, ये जो ढेरी जैसी संरचना दिख रही है, इन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। अब ये किससे जुड़े हुए हैं? स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े हुए हैं। ग्रेनम के दोनों तरफ प्रोटीन का मोटा स्तर होता है। थैलेकॉइड के बीच में पर्णहरिम अथवा क्लोरोफिल होते हैं।
हरित लवक में पाए जाने वाले पर्णहरिम या क्लोरोफिल की परतें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन निर्माण में सहायता करती हैं। हरित लवक की जो परतें होती हैं वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या करती हैं? भोजन निर्माण में सहायता करती हैं। अब हम इसकी आकार, आकृति एवं संख्या देख लेते हैं कि हरित लवक की आकृति कैसी होती है, हरित लवक की संख्या कितनी होती है। हरित लवक चपटे, गोल या अंडाकार प्यालेनुमा फीते के समान ताराकार होते हैं। हरित लवकों की मोटाई 2 म्यू से 4 म्यू तथा लंबाई 4 म्यू से 10 म्यू तक होती है। शैवाल में प्रत्येक कोशिका में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, किंतु उच्च पादपों की कोशिका में 20 से 40 तक हरित लवक पाए जाते हैं। अब जो हमने संरचना में पढ़ा उसे हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्रत्येक हरित लवक दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब इस हरित लवक के अंदर पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। अब इसमें क्या होती है? ये चपटी चपटी पुटिकाएं पाई जाती है। इन पुटिकाओं को हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड्स कहते हैं। अब ये पुटिकाएं एकत्रित होकर सिक्कों के समान ढेरी बना लेती हैं। इस ढेरी को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। अब ये ग्रेनम एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। किसकी सहायता से जुड़े होते हैं? स्ट्रोमा लैमेली की सहायता से जुड़े होते हैं। यही हमने संरचना में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं हरित लवक के कार्य। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना है, इसलिए हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना, इसलिए हरित लवक को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई गृह भी कहा जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला अंतर है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अर्थात जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बल्कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा है, युगलीना के अतिरिक्त अन्य किसी भी जंतु कोशिका में लवक नहीं होते, जबकि सभी पादप कोशिका में लवक होते हैं। तीसरा है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या रसधानियां नहीं पाई जाती। कभी कभी कुछ में अनेक छोटी छोटी या अस्थायी रिक्तिकाएं या रसधानियां पाई जाती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं या रसधानियां पाई जाती हैं। पादप कोशिका में 1 से 3 बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं या रसधानियां स्थायी रूप से पाई जाती हैं। चौथा अंतर है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। पांचवा अंतर है, जंतु कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होता है, जबकि पादप कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स अल्प विकसित होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला तथा झिल्ली बद्ध कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, लवक आदि का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस चीज का अभाव होता है? गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया आदि का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली रहित केंद्र न्यूक्लियोइड कहलाता है तथा इसका एकमात्र हिस्टोन रहित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। जैसे कौन सी कोशिका हो गई? जीवाणु कोशिका। अब देखिए, आप इसका चित्र अच्छे से देख लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है ये देख लेते हैं। फ्लैजिला, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, प्लाज्मिड इत्यादि पाए जाते हैं। अब हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जान लेते हैं। इस कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ये देखिए, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा न्यूक्लियस केंद्रक होते हैं। अब देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, रिक्तिका, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रव्य जालिका इत्यादि पाए जाते हैं। आप ये चित्र भी सीख लीजिए, चित्र भी इम्पोर्टेंट है इसका बहुत। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुणसूत्र क्या है? इसकी संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम।
अब पहले हम देखेंगे इसकी खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में की थी एवं वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इसके लिए क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया। खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने, एवं इसका नाम किसने दिया था? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। अब दूसरे वैज्ञानिक का नाम आ जाएगा सटन व वाबेरी ने बताया था कि गुणसूत्रों के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का पारगमन होता है। और सटन बाबेरी ने क्या बताया कि गुणसूत्र के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफर होता है। अब हम गुणसूत्र की संख्या जान लेते हैं कि किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसी एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक सी होती है, किंतु विभिन्न जातियों के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, युग्मक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। जैसे मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6, घरेलू मक्खी में 12, मधुमक्खी में 32, बिल्ली में 36, कुत्ते में 78, गाय में 60, मनुष्य में 46। फूल गोभी, मूली, पपीते, इनमें 18-18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र का मतलब है मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम साइज की बात कर लेते हैं। गुणसूत्र की औसत लंबाई 3 से 5 माइक्रोन तथा व्यास 0.2 से 3 माइक्रोन तक होता है। अब हम गुणसूत्र की संरचना देख लेते हैं। तो कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र क्या होता है? एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम संरचना में किसकी बात करेंगे? पहले क्रोमोनिमेटा की। प्रत्येक गुणसूत्र 2 ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है। इन सूत्रों को क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये गुणसूत्र में जो ऐंठी हुई संरचना दिख रही है वो क्या है? क्रोमोनिमेटा है। आगे किसकी बात होती है? क्रोमोनिमेटा के चारों ओर मैट्रिक्स होता है। क्रोमोनिमेटा के चारों ओर क्या पाया जा रहा है? मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसके चारों ओर एक महीन झिल्ली पेलिकल होती है। इसके चारों एक महीन झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। अब दूसरे नंबर में किसकी बात होगी? क्रोमोमेयर्स की। क्रोमोनिमेटा पर समान दूरी पर कणों जैसी उभरी हुई रचनाएं होती हैं, इनको क्रोमोमेयर्स कहते हैं। ये समान क्रोमोनिमेटा पर समान दूरी पर ये जो उभरी हुई मोतियों जैसी संरचना दिख रही है, क्या है? क्रोमोमेयर्स है। क्रोमोमेयर्स के कारण क्रोमोनिमेटा मोतियों की माला के समान होते हैं। क्रोमोमेयर जीन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। क्रोमोमेयर्स क्या करते हैं? जीन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर। प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में एक संकीर्णन भाग दिखाई देता है, इसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। ये जो संकीर्णन वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको पहले, इसके बाद ये क्या है? प्राथमिक संकीर्णन है। प्राथमिक संकीर्णन के अंदर के स्पष्ट क्षेत्र को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। प्राथमिक संकीर्णन जो है, ये जो प्राथमिक संकीर्णन, इसके अंदर जो स्पष्ट क्षेत्र है वह क्या है? सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर गुणसूत्र को 2 भुजाओं में बांटता है। ये भुजाएं बराबर लंबाई के या छोटे बड़ी भी हो सकती हैं। सेंट्रोमेयर क्या कर रहा है? गुणसूत्र को 2 भागों में बांटने का कार्य करता है। अब ये जो भुजाएं हैं वह बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। चौथी बात किसकी करेंगे हम? द्वितीयक संकीर्णन की। कुछ गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त एक और संकीर्णन होता है, इसको द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। यह गोल लंबा हो सकता है। ये देखिए, प्राथमिक संकीर्णन के बाद द्वितीयक संकीर्णन की बारी आती है। पांचवा है सैटेलाइट। गुणसूत्र का द्वितीयक संकीर्णन से आगे का भाग सैटेलाइट कहलाता है। ये देखिए, द्वितीयक संकीर्णन के आगे का भाग, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? सैटेलाइट कहलाएगा। यह क्रोमेटिन के एक तंतु द्वारा गुणसूत्र से जुड़ा होता है। यह क्रोमेटिन के एक तंतु से गुणसूत्र द्वारा जुड़ा है। अब गुणसूत्र के प्रकार देख लेते हैं। जंतुओं में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला है ऑटोसोम और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। अब पहले हम ऑटोसोम की बात करेंगे। तो ये लिंग गुणसूत्र से अधिक संख्या में होते हैं। इनका लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं होता। जबकि लिंग गुणसूत्र दूसरा टाइप है, लिंग गुणसूत्र। ये संतति में नर अथवा स्त्रीलिंग का निर्धारण करते हैं। ये X व Y गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र
एक्स व वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं गुणसूत्र के कार्य। तो पहला कार्य है, ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करते हैं। अर्थात गुणसूत्र क्या करते हैं कि आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा कार्य क्या है, ये जीवों की विभिन्न जैव क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तीसरा है, ये जीवों में उत्परिवर्तन, विकास एवं विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। चौथा कार्य है, लिंग गुणसूत्र जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं। पांचवा, गुणसूत्रों में परिवर्तन होने पर जीवों में अनेक नए लक्षण एवं विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। छठवां है, कोशिका वृद्धि एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन्स के संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो में इस अध्याय के सभी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर बताने का प्रयास किया है। ये सभी आंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अतः इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट आंसर के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।